Hey guys, I'm Preeti Changyani and you're watching Glam Buzz. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं ग्लैम बज़। आज हमारे साथ ऐसी एक्ट्रेसेस है जिसको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शी इज गॉर्जियस, शी इज क्यूट और एक्टिंग के अलावा एक एंटरप्रेनर भी है और उनके अलावा एक मॉम भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रीति जंगियानी के साथ। सो मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप इतने दिन कहाँ थे। कहीं ना कहीं इसकी ये वजह थी कि आपको कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट या स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी? वो सिंपली यही है कि मुझे वो जो स्क्रिप्ट्स मुझे ऑफर किए जा रहे थे मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे और जिस तरह के रोल्स मैं करना चाह रही हूँ मुझे लगता है मैं उस तरह के रोल्स के लिए वेट करूंगी। ओके प्रीति मैम, फ्रॉम एक्टिंग टू एंटरप्रेनर आपका खुद का एक प्रो आर्म रेसलिंग लीग भी है। सो कैसा वो आपके आइडिया आया माइंड में? क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल सब कोई क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कबड्डी में कर रहा है, अब तो बैडमिंटन में भी शुरू हो चुका है। सो आपके माइंड में यही क्यों आया आर्म रेसलिंग का? देखिए, कबड्डी कबड्डी लीग चालू होने से पहले भी किसी ने सोचा नहीं था कि कबड्डी जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं उसका भी लीग बनेगा और वो इतना वाइडली वॉच्ड स्पोर्ट होगा। सेम थिंग आई थिंक आर्म रेसलिंग या पंजा जो है हम सब जानते हैं, हम सब ने बचपन में खेला है, हम सब ने पंजा खेला है, हमने सबने पंजा लड़ाया है। सो दैट्स व्हेन द आइडिया केम टू अस, टू मी एंड माय हस्बैंड प्रवीण, कि ये आर्म रेसलिंग लीग जो है इंडिया में, इनफैक्ट इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन एमेच्योर टूर्नामेंट सालों से कर रहे हैं। मोर देन 20 years old जो फेडरेशन है जिससे हमने टाई अप किया है। सो आर्म रेसलिंग के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और इंटरनेशनली भी बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा लीग हम करना चाह रहे थे जो वर्ल्ड ओवर से सबसे बेस्ट इवेंट्स हो। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। पहले हम अपना नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट करेंगे इस साल, उसके बाद फिर काफी इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स करेंगे और फिर उसके बाद हम लीग फॉर्मेट में जाएंगे, प्रो पंजा लीग के लिए। इनफैक्ट अगर हमारे पहले जो टूर्नामेंट्स है हमने विद द बैकग्राउंड ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया, या हमने एक टूर्नामेंट कैसीनो बोर्ड पे किया है। इसके अलावा आपका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, वेरी फिशी फिल्म करके। उसके अंदर भी आपकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फिल्म्स बहुत ही जल्द आने वाली बन रही है। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, वेरी फिशी फिल्म्स जो था उसका पहला नाम था, लेकिन हमने उस टाइम से चेंज कर दिया। इट्स नाउ कॉल्ड स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और जल्द ही हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्शन, इनफैक्ट शुरू ही हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन। इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट एंड बहुत ही बड़े स्टूडियो के साथ हमने टाई अप किया है। तो मैं वो अनाउंसमेंट यहाँ नहीं करूंगी, मैं रुकूंगी कि वो स्टूडियो जो है इसका अनाउंसमेंट करे, और हम सिर्फ उसकी कास्टिंग पर काम कर रहे हैं। अभी फिल्म की कास्टिंग चालू है और जैसे ही कास्टिंग कंप्लीट हो जाए पूरी फिल्म जो है, हम एक क्लू दे सकते हो, हम दिल्ली में शूट करेंगे। इट्स अ दिल्ली बेस्ड स्टोरी और एक बहुत पावरफुल मुद्दा है जो न्यूज में है इस फिल्म में। अगर मैं आपकी मूवीज की बात करूं तो आपने बहुत सारे ढेरों सारे मूवीज किए हैं, बट कहीं ना कहीं एक सिमिलर टाइप्स ऑफ रोल आपने ज्यादा किया है। क्या मैं, या तो मैं कह सकता हूं कि आप टाइप कास्टेड हुए? डू यू एग्री विद इट? आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मैं बहुत ही टाइप कास्ट हुई, इसलिए जब मुझे विक्टोरिया 203 में एक नेगेटिव रोल करने का चांस मिला तो मैंने लिटरली जंप किया। इट्स अ चांस टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि लिटरली जो रोल्स मैं कर रही थी वो मैं रियल लाइफ में नहीं थी। मेरी जो पैदाइशी हुई है वो बॉम्बे में ही हुई है। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड एक्चुअली मैंने सलवार सूट एक या दो बार पहना होगा। मेरे म्यूजिक वीडियो चुई हुई सी तुम लगती हो, इससे पहले मैंने एक या दो बार सलवार सूट पहना होगा। मेरे पास क्लोजेट में थे ही नहीं। सो प्लस जो नेचर सॉफ्ट स्वीट, बहुत मतलब कुछ नहीं बोलती टाइप का रोल, और नहीं नॉट इवन कुछ नहीं बोलती, लाइक अ दुखियारी काइंड ऑफ इमेज जो आई थिंक हर फिल्म में ऑफर किया गया। तो यस, आई वॉज क्वाइट टाइप कास्ट एंड वो भी एक रीजन था जो मैंने थोड़ा फिल्म्स करने में थोड़ी रुकावट ली। एंड ऑल्सो दैट इज द रीजन व्हाई आई डिडंट डू एनी डेली सोप्स।
ये बिल्कुल सच नहीं कि मुझे टीवी या ओटीटी ऑफर नहीं किया गया, लेकिन अगर वो सेम ही रोल्स करने हैं तो फिर मैं वही रोल्स फिल्म्स में ही कंटिन्यू करती। मैम आपने अपनी शुरुआत म्यूजिक से की थी, म्यूजिक वीडियो से, राष्ट्रीय प्रोडक्शन से। सो अगर मैं म्यूजिक की बात करूं तो पहले के 90s के जो म्यूजिक रहते हैं तो वो बहुत ही अलग रहते थे, एक मेलोडियस और एक छाप छोड़ जाते थे। और अभी के एक अलग ये हिप हॉप और ये सब है। तो आप दोनों को कैसे देखते हैं अभी के टाइम पे? अभी भी काफी छाप छोड़ जाते हैं वैसे। जो जो देखिए, मेलोडी अभी भी चलती है, मेलोडियस गाने अभी भी हैं जो निकलते हैं और जो चलते हैं। म्यूजिक इज योर पर्सनल चॉइस। हर एक इंसान का पर्सनल चॉइस होता है जो उन्हें उस टाइम पे पसंद आता है। तो मेरे भी चॉइसेस बदलते हैं टाइम के साथ। मुझे भी पहले मेलोडी ही बहुत पसंद था, अभी आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स फ्रॉम बादशाह एंड सच आर्टिस्ट आल्सो। So I love Punjabi hip hop now. So it just depends. I mean म्यूजिक बहुत ही पर्सनल चॉइस है, और जो जैसे मेलोडी पहले था, मेलोडीज गाने अभी भी हैं। मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ कि अभी इस मेलोडी बेस्ड गाने नहीं होते। फंकी लिरिक्स वाले होते हैं लेकिन यू नो व्हाटएवर द ऑडियंस एंजॉयज। पृथ्वी, अगर आपकी मूवीज की बात करूं तो ये मूवी तो पहले हमेशा नाम पे आता, वो है मोहब्बत है, जो आपकी पहली मूवी थी, एक डेब्यू थी। सो जब आपको ये मूवी मिली तो क्या थॉट था, क्योंकि सारे बड़े बड़े कलाकार थे, अमित जी थे, शाहरुख सर थे, और भी जो भी आपके साथ थे सभी नए नए कलाकार थे, तो क्या थॉट थे? और ये भी मैंने सुना है कि आपने ये रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया था, आपको डायरेक्ट ये ऑफर हुई थी। तो कैसा था, मीन्स क्या थॉट प्रोसेस था कि ये इतनी बड़ी मूवी मिली है, मैं ये और मेरी डेब्यू इन बड़े बड़े कलाकार के साथ, तो कैसा था थॉट प्रोसेस आपका? देखिए, जब मैंने फिल्म जब यशराज फिल्म्स का कॉल आया, मेरे घर पे ही आया डायरेक्टली आई थिंक। उस टाइम हमें, मैं फिल्म फैमिली से बिल्कुल नहीं हूँ, तो हमें ये पता नहीं था कि यशराज फिल्म्स कितनी बड़ी कंपनी है और उनका कॉल करना कितनी बड़ी बात है। फिर भी मैं उस टाइम तक साउथ इंडियन फिल्म्स में कुछ कर चुकी थी, तो मुझे फिल्मों का थोड़ा था कि यू नो मैंने फिल्में की है और मैं इंजॉय करती हूँ एक्टिंग। तो मैं अपने फादर के साथ गई मिलने आदि चोपड़ा से, और मैं सिर्फ आदित्य चोपड़ा से मिली। वो हमसे मिले और उन्होंने थोड़ी बहुत बताया कि ये हमारी फिल्म होगी और यू नो इस तरह से होगा। थोड़ा बहुत बताया, बस हमने बस वही देखा और हमने उसी टाइम डिसाइड किया कि बिकॉज दे वर सच फैंटास्टिक पीपल, दे वर लाइक फैमिली पीपल, दे वर वेरी, जिस तरह से उन्होंने फिल्म के बारे में बताया और जिस पैशन से बताया, मैं उसी टाइम सोच लिया था कि ये फिल्म हमने हमने करनी ही है। फिर भी वो इनॉर्मिटी नहीं सिंक हुई कि कितनी बड़ी फिल्म है। धीरे धीरे ही पता चला कि इसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान है, और फिर थोड़े दिनों बाद ऐश्वर्या राय ने भी टीम को ज्वाइन किया। सो इट वाज स्लोली स्लोली वी केम टू नो, एंड देन यू नो, एंड जैसे कि मैंने फिल्म की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो भी हमने रियलाइज नहीं किया था कि कितनी इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी और कितने कितने फिल्म मेकिंग की कितनी पार्ट्स, सिर्फ एक्टिंग की कितने ट्रेनिंग होगी, जैसे हिंदी की डिक्शन या फिर आवाज, वॉइस थ्रोइंग लेसन, या फिर थिएटर ट्रेनिंग विद बैरी जॉन्सन, या फिर कथक, जो मेरा मैं एक क्लासिकल डांसर का रोल निभा रही थी और मैंने 2 दिन भी डांस नहीं की थी लाइफ में। सो कथक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने 8 महीने कथक की ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद फारा खान जी के साथ हम फिल्मी डांस की ट्रेनिंग भी लेते थे रोज। तो हर रोज हम हर एक चीज पर, फिर हम ऑफ कोर्स आदि के साथ अलग अलग सीन्स करते थे। फिर मेरी थोड़ी ट्रेनिंग करण जौहर जी के साथ भी थी, जो मुझे हीरोइन कैसे, हीरोइन जो जो ये कैरेक्टर है उसकी अदाएं क्या होगी, वो किस तरह होगी, सो ऑल ऑफ दैट। सो धीरे धीरे ही हमें पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो इतना इनॉर्मस है, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, और कितने लोग इस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। एंड या और हाँ, आई मीन ऑडिशन तो यस, आई डिडंट गिव एन ऑडिशन।
आई थिंक द म्यूजिक ओके, इसके लगती है थोड़ा एक ऑडिशन टाइप का ही था उनके लिए। ओके, मैं इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूंगा, आपके अलावा दो और भी नए एक्ट्रेसेस थी, किम शर्मा और शमिता शेट्टी, तो उनके टच में है आप अभी भी कि आप सिर्फ पार्टीज में या इसमें ही मिलना होता है? जी, शमिता से तो मेनली पार्टीज में ही सोशली मिलना होता है। लेकिन किम और मैं काफी क्लोज हैं। हम अब तक काफी बातें करते हैं और जब शेड्यूल परमिट करे तो मिल भी लेते हैं। तो बहुत जन ने ये भी कहा है कि मोहब्बती ऐसी एक मूवी है जो एक मीन्स आइकॉनिक मूवी है ये इंडियन इंडस्ट्री की। सो डू यू थिंक इसके पार्ट टू भी बनना चाहिए, या ये मीन्स कोई भी उससे हाथ नहीं लगा सकता? आपका क्या मानना है, और अगर पार्ट टू बनता है तो आपका कौन रोल कर सकता है? देखिए, ओरिजिनल हमेशा बेस्ट रहता है, लेकिन यू नेवर नो। क्यों नहीं, अगर एक पार्ट टू का जो स्क्रिप्ट है वो ज्यादा, आई थिंक स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, विद पार्ट टू और पार्ट वन। अगर एक ऐसा स्क्रिप्ट हो जो ये स्टोरी को थोड़ा आगे ले चले, तो या डेफिनेटली आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ पार्ट टू। ओके, अगर आप किस वजह से अगर पार्ट नहीं बन पाती तो आपको क्या लगता है आपका रोल कौन कर पाएगा एक परफेक्टली, जो आपका किरण खन्ना का जो रोल था? Tough choice. So maybe somebody like a Kiara Advani. डू यू थिंक वो आपके सिमिलर है मींस पर्सनालिटी? Maybe the image में भी अभी टाइप कास्ट कर रही हूँ। so so yeah, maybe I think yes. ओके, लेकिन मैं अगर रीमेक की मैं बात करूं कि रीमेक का भी बहुत जमाना चल रहा है, सो डू यू थिंक, मैंने बहुत पहले एक रेड कारपेट पे वादर रहमान जी को पूछा था मैंने कि अगर रीमेक बनता है तो आपका क्या ख्याल है उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि हमें जो ओरिजिनल मूवी है उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो चार्म रहती है, जो ओरिजिनलिटी रहती है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। सो डू यू एग्री विथ इट? Like I said, original is always the best. और हाँ, मुझे रीमिक्स गाने इतने पसंद नहीं है। I'll be very frank, रीमिक्स इस कोई भी चीज का रीमिक्स मुझे इतना पसंद यूजुअली नहीं है। So I agree with you. ओके, इन पास्ट 2 और 3 इयर्स में जो बॉलीवुड में जो बदलाव आ गया, स्पेशली जो मीडियम को लेके, उसमें हमने देखा कि पहले कलाकार को इतना वेटेज नहीं मिलता था। अब जो मूवीज बन रही है उसमें हर एक कलाकार को अपनी अपनी जो रोल निभा रहे हैं उसकी एक वेटेज मिल रही है। और डू यू थिंक कि जो नए नए आर्टिस्ट है उन्हें ये परफेक्ट मौका है कि अभी उन्हें डेब्यू करना चाहिए, और अभी जो आर्टिस्ट है उन्हें वेटेज मिलने लगा? डू यू एग्री विथ इट? कंप्लीटली, मुझे लगता है कि अब कोई हीरो हीरोइन नहीं है, हर एक इंसान एक स्टोरी में कैरेक्टर है। और हमारी ऑडियंस जो है कहानी देखना चाहती है, इंटरेस्टिंग कहानी, एक्साइटिंग कहानी। वो सिर्फ एक हीरो हीरोइन और थोड़े 2-3 गाने और 2-3 फाइट डाल के वो फिल्म नहीं देखना चाहती, वो रियल स्टोरीज, रियल कैरेक्टर्स देखना चाहती है। सो डेफिनेटली अगर आप रियल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे जो भी लाइफ में हम कैरेक्टर्स जिनसे मिलते हैं, जिनसे वो कभी कभी बहुत हमें टच कर देते हैं। सो डेफिनेटली हर एक कैरेक्टर अब एक स्टोरी में इम्पोर्टेंट है और हर एक कैरेक्टर को वो वेटेज मिलता है, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी। और कोई एक मेन नहीं होता, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो जरूरी होते हैं। और हाँ, बहुत ही अच्छा टाइम है हर एक एक्टर के लिए। और काफी मीडियम्स भी खुल गए हैं, वेदर यू टॉक अबाउट मराठी सिनेमा और यू नो और साउथ इंडियन सिनेमा। आई थिंक हर एक लैंग्वेज में जो फिल्में बन रही हैं उसकी एक ऑडियंस बन रही है। और नए एक्टर्स का के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, बट दे हैव टू कम प्रिपेयर्ड। जो नए एक्टर्स हैं मैं यही कहूंगी उनको कि आप प्रिपेयर्ड आइए। आपने आप देख रहे हैं, चाहे वो एक स्टार किड भी हो, वो भी अपने आप को प्रिपेयर करके आता है, जैसे एक टाइगर श्रॉफ या एक ऋतिक रोशन। you know they worked so much on themselves before they came, so and they did a lot of hard work. They assisted, they they made themselves almost perfect before they came. So I think हर न्यूकमर को इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो भी स्टार किड्स होके, इतनी बैकिंग उनकी होके, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की अपनी पहली फिल्म पहले। तो आपने अभी जस्ट आपने मेंशन किया था कि आप सेल्फ मेड है, आपके कोई
फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी। सो अभी बहुत टाइम पहले एक डिबेट भी था नेपोटिज्म को लेके, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी। और जो बाहर से जो आते हैं उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो अपने बलबूते पे आते जैसे आप आए हैं। सो आपके साथ भी ऐसा कोई हुआ जो मूवीज से आप मतलब साइन किया हो, या फिर लास्ट मोमेंट पे आप एक मतलब बिना बताए आपको निकाल दिया गया, या पैसे को लेके अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही लंबा करियर रहा मेरा। 20 साल से फिल्म में हूँ, तो आई थिंक हर तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं। लेकिन मोस्टली सारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव ही हुए हैं। देखिए, मैं फिल्मों से नहीं थी, लेकिन मैं बॉम्बे से ही थी। और मेरी फैमिली हमेशा हमेशा मेरे आसपास ही थी, तो कोई नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं हुआ एज सच। बट हाँ, एक ऐसी फिल्म थी जिससे मैंने साइन किया था, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्होंने किसी और को ले लिया। लेकिन मैं सिर्फ इसे नेपोटिज्म पर नहीं ब्लेम करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक स्टार के को ही लिया। आई थिंक हर एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की अच्छाई का ही सोचता है। तो अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो अपनी फिल्म की अच्छाई का सोच के किया होगा। अगर स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव आ गया होगा तो उन्हें लगा होगा कोई और सूट करेगा रोल को बेटर। तो मैं हर एक चीज को नेपोटिज्म पर नहीं ब्लेम करना चाहती, क्योंकि मुझे इतना नेपोटिज्म इनफैक्ट नहीं दिखा जिस टाइम पे मैं आई थी। आई मीन उस टाइम पे इवन लाइक प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु, मेरे साथ बिपाशा बासु ने 2 फिल्में की हैं। वो भी कम्प्लीटली न्यू। इनफैक्ट उनकी तो फैमिली भी नहीं थी यहाँ पे। वो अकेली रह रही थी, एज अ मॉडल आई थी उन्होंने। तो आई वुड से कि मेरी जो जर्नी है वो बहुत काफी रिलेटिवली आसान रही है, क्योंकि मेरा हमेशा घर था, मेरा हमेशा सपोर्ट था। मुझे ये प्रेशर नहीं था कि वो मुझे अपना रेंट देना है, वो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वो प्रेशर मुझ पर नहीं था। और ना ही मेरा ये सपना या ड्रीम था कि मैं एक एक्टर बनूं। ये सब बाय चांस हो गया मेरे लिए। तो धीरे धीरे तो ना ही मैंने कोई अच्छा मैनेजर रखा, या मैंने कुछ अपने आप को इतना पुश नहीं किया जितना आजकल के न्यू कॉमर्स करते हैं। तो आई फील मेरे लिए नेपोटिज्म, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई हैवंट फेस्ड दैट। तो मतलब फिल्म के अलावा आजकल जो एक मीडियम है जो बहुत चल रहा है वो है ओटीटी। और ओटीटी में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो भी बहुत अच्छे उठाए जा रहे हैं। पर्सनली आप अगर ओटीटी में डेब्यू करना चाहे तो ऐसा कोई मुद्दा होगा जो आप उसको लेके आना चाहोगे, ऐसा कोई, और आप करना चाहोगे डेब्यू इन ओटीटी? I would love to do an OTT show, like a good OTT show. In fact, that is what I think I would like to do right now as an actor. As a film production company, also हमारे काफी scripts हैं जो हम अब ले आएंगे on OTT. And so yes, I think OTT is a great platform, and I'm looking forward to being on it. तो डू यू थिंक ओटीटी इतना मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे जो कंटेंट्स ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवर शेडो कर दे रहा है सिनेमा हॉल को, या कह सकते हैं कि उनका जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं छीन ले रहा है? डू यू एग्री विद इट? Maybe mostly because of COVID, I feel. Because otherwise जो experience है सिनेमा में जाने का, जो वो मेन एंटरटेनमेंट था हमारी ऑडियंसेस के लिए। सिनेमा हॉल में जाओ, पॉपकॉर्न खाओ, मजे करो, पिक्चर देखो बिग स्क्रीन पर, वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में क्योंकि थिएटर्स खुले नहीं थे, आई थिंक दैट्स व्हाई ओटीटी ओवरटुक, एंड नाउ लोग अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबल हो गए। निकलना नहीं चाह रहे हैं कि जाके थिएटर में देखे फिल्म। सो हाँ जी, हाँ, मैं थोड़ा अग्री करूंगी कि ओटीटी ने थोड़ा तो ओवरशैडो किया है। लेकिन आई थिंक जैसे ही अभी सिनेमाज खुलने लगे हैं और बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाज में आएंगी तो ऑडियंस डेफिनेटली जाएगी देखने। आई वुड लव टू गो एंड सी अ मूवी, लाइक अ गुड हिंदी मूवी in a theater. That experience is something else. ओके, रिसेंटली मैम ऐसी कोई मूवी जो आपको बहुत ही पसंद आई, या कहीं ना कहीं आपके मन में था कि काश में इसकी पार्ट होती, ऐसा कोई मूवी था या कोई ऐसे वेब सीरीज? ऐसी बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज हैं जिनका मैं विश करती थी कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। मैंने हाल ही में रॉकेट बॉयज देखी है सोनी लिव पे, और like a shocking and a series like Delhi Crime, or like I think these are
fabulously made shows, and I would love to be a part of a show like that. प्रीति मैम, एक्टिंग के अलावा आप एक मॉम भी है, बट लगती नहीं आप सीरियसली। बहुत जगह ये कहा है कि आप एवरग्रीन हो, बहुत ही यंग लगते हो। पर्सनली लाइफ पे क्या कैसा चल रहा है? दोनों आपके जो सन है बहुत ही अच्छा ग्रो, मतलब आप फॉरवर्ड देख रहे हैं उन्हें, उसके साथ आप एक्टिंग के भी सोच रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कर रहे हैं। आप कैसा है मल्टीटास्किंग, आप कैसे संभाल पा रहे हैं सभी चीज? क्योंकि मॉम स्पेशली ये जानना चाहिए कैसा कर रहे हैं। मैं सिर्फ मॉम नहीं, मैं मॉम ऑफ 2 बॉयज हूँ तो मुझे थोड़ा और बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए सो हाँ, डेफिनेटली आई थिंक हर औरत एक मल्टीटास्कर है, और हर औरत जो है अपना घर भी चलाती है, अपना करियर भी करती है। आजकल तो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग, बट यस, हमारा काफी बड़ा एक ऑफिस है जो काफी चीजें करता है ना। हम ना सिर्फ एक स्पोर्ट्स लीग, हम फिल्में भी करते हैं, हम शोज भी बनाते हैं, हमारा एक कंटेंट बेस्ड सेक्शन भी है, सो डिजिटल सेक्शन भी है। सो काफी सारी चीजें हैं जो एक साथ हैंडल करनी पड़ती है, अलॉन्ग विद द किड्स एंड बच्चों के स्कूल और बच्चों के घर की चीजें, और फिर अलॉन्ग विद माय ओन करियर ऑफ कोर्स। सो यस, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज है थोड़ी मुझमें। ये सगरा सवाल होगा मेरा ये आपसे। आपको बहुत सारे जन लुकअप करते हैं, बहुत सारे फॉलो करते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि प्रीति मैम के जो दिल में वो ही कह देते। रिसेंटली हमने देखा था तो हिजाब को लेके जो आया था कंट्रोवर्सी, जो एडुकेशन को लेके आया था, पर्सनली आपका क्या मानना है इसके ऊपर? क्या आपकी राय है इसके ऊपर? मुझे लगता है ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इंडिया में ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप जो आप चाहते हैं वो आप नहीं पहन सकते, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का है कि जो यूनिफॉर्म, ये एक मुद्दा है जो डिबेटेबल है, जिसमें दोनों साइड्स बात करते हैं कि क्या एक इंस्टीट्यूशन को हक है कि वो कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म है वो ही सबको पहनना चाहिए। है भी हक उनको, क्योंकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि जो यूनिफॉर्म सब पहन रहे हैं वो सबको पहनना चाहिए। दूसरा साइड भी सही है कि जो जिनका रिलीजन है उनको फॉलो करने देना चाहिए। सो आई थिंक लेकिन ऐसी जो फॉरेन मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इंडिया में हिजाब पे बैन है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम किसी पे अपने किसी रिलीजियस अटायर पे किसी का बैन नहीं हुआ। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात है, एक कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात है जिस पर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और उसके दोनों साइड्स करेक्ट है। कि एक तो है भी कि इंस्टीट्यूशन को है भी हक कि वो कहें कि एक हमारा यूनिफॉर्म है, वो ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। हमारे सालों से हमारे बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। और दूसरी साइड में ये है कि अगर किसी का रिलीजियस है तो उसके लिए एक्सेप्शन करना चाहिए। तो दोनों साइड सही है। और लेकिन ये जो इमेज जा रहा है अब्रॉड या फॉरेन मीडिया में कि इंडिया में लोगों को फ्रीडम नहीं है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, या जो उन्हें चाहिए पहनने की, या औरतों को दबाया जा रहा है, या उन्हें जो पहनना है वो नहीं पहने देते हैं लोग, ये इमेज सही नहीं है। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को, और कब आप वापस दिखने वाले जल्द से जल्द ऑडियंस को? सून मैं डेफिनेटली काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, स्पेशली ओटीटी पे, और सून द ऑडियंस विल सी मी बैक ऑन स्क्रीन। एंड लास्ट मैसेज बस यही है कि थैंक यू फॉर ओवर द इयर्स मुझे इतना प्यार मिला है, इवन दो मैं स्क्रीन्स पर करंटली नहीं हूँ, लेकिन फैंस अभी भी मुझे बहुत लेटर्स लिखते हैं, मैसेज करते हैं, and I am grateful and thankful for all the love, and I've had a fantastic time even in the industry, and I hope to continue it. Thank you Preeti ma'am, it was pleasure talking to you and hope to see you very soon. Hope to see you soon too, Adi. Thank you for the interview. Thank you.